गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, विंड्स या पवने। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। धरातल के समानांतर गतिशील वायु को, जिसकी गति एवं दिशा निश्चित नहीं होती है, पवन कहते हैं। भूपृष्ठ पर ताप की भिन्नता के कारण वायुदाब में भिन्नता उत्पन्न होती है, जिसे दूर करने के लिए ही वायु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील होती है। फिंच एवं ट्रिवार्था का यह कथन सत्य है कि पवने प्रकृति द्वारा उत्पन्न वायुदाब की असमानताओं को दूर करने का प्रयास है। जिस प्रकार तापमान एवं वायुदाब में सीधा संबंध है, उसी प्रकार पवन एवं वायुदाब में भी सीधा संबंध है। किसी स्थान पर तापमान ऊंचे रहने से जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, तो हवा के स्थानांतरित होने के कारण वहां का वायुदाब कम हो जाता है। भूतल पर जहां भी वायुदाब निम्न होगा, उस ओर निकटवर्ती भागों से या अपेक्षाकृत उच्च वायुदाब वाले भागों से पवनें बहने लगेंगी। जब भी पवनें ऊपर उठती हैं, तो ऊपर शीतल वायु के संपर्क में आकर अधिक ठंडी होती हैं और फैलती जाती हैं। ऐसी वायु अतिरिक्त वायु के कारण उत्पन्न दबाव से भारी होकर अन्य स्थान पर नीचे उतरने लगती हैं। इसी भांति विषुवत रेखा से ऊपर उठी पवनें ध्रुवों की ओर मुड़ने के साथ साथ पृथ्वी की दैनिक गति से प्रभावित होकर भी अपनी दिशा बदलती रहती हैं। ऐसी पवनें 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य निरंतर एकत्रित होने से नीचे उतरने को बाध्य हो जाती हैं। नीचे उतरती पवनों के कारण वहां का वायुदाब बढ़ता जाता है। इसी की पुनः प्रतिक्रिया भी होती है, अर्थात ऐसे उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर भूतल पर पवनें चलने लगती हैं। पवनें धरातल पर फेरल के नियम एवं पृथ्वी की दैनिक गति से प्रभावित होकर विशेष दिशा में ही चलती हैं। पवनों को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? धरातल पर पवनों की गति और दिशा को नियंत्रित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला, वायुदाब का ढाल या दाब प्रवणता। किन्हीं दो स्थानों के मध्य वायुदाब के अंतर को दाब प्रवणता या वायुदाब का ढाल, प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। पवनों की प्रवाह दिशा और गति वायुदाब प्रवणता से ही ज्ञात होती है। जब मानचित्र पर समदाब रेखाएं बहुत पास पास होती हैं, तो प्रवणता अधिक होती है तथा दूर दूर खींची होने पर प्रवणता कम होती है। पवन अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती हैं तथा पवन की गति वायुदाब प्रवणता पर निर्भर करती है। दूसरा है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। इस घूर्णन गति से विक्षेप बल उत्पन्न होता है, जो हमेशा पवन के लंबवत कार्य करता है। पृथ्वी के घूमने के साथ उसका वायुमंडल भी घूमता है। यह अपवहन शक्ति विषुवत रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। फ्रांसीसी गणितज्ञ कोरियलिस ने ही सर्वप्रथम पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होने वाली अपकेंद्रीय या विक्षेप बल की खोज की थी, जिसके कारण पवनों की दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इस विक्षेप बल को कोरियलिस बल भी कहते हैं। पवन में उत्पन्न होने वाले विक्षेप के संबंध में विद्वानों ने कुछ नियम बताए हैं। पहला है फेरल का नियम। हवाएं इन्हीं नियमों के तहत देखने को मिलती हैं हमारे को। फेरल ने बताया कि जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही है, यदि हम उस ओर मुंह करके खड़े हो जाएं, तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाएंगी। हवाओं का यह झुकाव भूमध्य रेखा के समीप कम होता है तथा उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ता जाता है। दूसरा है बायस बेलेट का नियम। इसके अनुसार जिस दिशा से हवा चल रही है, यदि हम उधर मुंह करके खड़े हो जाएं, तो न्यून वायुदाब उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर होगा। अभिकेंद्रीय बल। घूर्णन करती हुई पृथ्वी पर अभिकेंद्रीय शक्ति भी सक्रिय रहती है। इसके कारण पवनें केंद्र की ओर वक्राकार रूप में गतिशील होती हैं।
अभिकेंद्री बल की मात्रा सामान्यतः बहुत कम होती है। चौथा कारण, घर्षण शक्ति। यह बल धरातल से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई तक अधिक सक्रिय होता है। इससे अधिक ऊंचाई पर हवाओं पर पृथ्वी तल के घर्षण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। धरातल के निकट स्थल पर इस बल से पवनों में तिरछापन उत्पन्न होता है। अधिक ऊंचाई पर पवनें धरातल के समानांतर हो जाती हैं। पांचवा है भू विक्षेपी पवनें। धरातल से 500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पवनों पर धरातलीय घर्षण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अतः हवाओं का संतुलन दबाव शक्ति तथा घूर्णन शक्ति के मध्य होता है। इससे पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर चलने लगती हैं, जिसे भूविक्षेपी पवन या जियोस्ट्रोफिक विंड कहते हैं। भूतल पर पवनों का वर्गीकरण। पृथ्वी की सतह पर पवनें निरंतर गतिशील रहती हैं। जिन भागों में एक ही दिशा से एवं प्रायः समांतर रूप से वर्ष भर पवनें चलती हैं, उन्हें स्थायी, सनातनी या ग्रही पवनें कहते हैं। जिन भागों में मौसम विशेष से स्थानीय वायुदाब व्यवस्था विकसित होने से पवनें चलती हैं, उन्हें मौसमी या मानसूनी पवनें कहते हैं। इसी तरह समुद्री तट के निकट सामयिक पवनें दिन व रात एवं स्थलीय भाग पर स्थानीय रूप से वायुदाब बदलने से चलती हैं। इन्हें जल और स्थल समीर कहते हैं। इसके अतिरिक्त विश्व के सभी भागों में स्थानीय पवनें भी चलती हैं। पवनों का नामकरण प्राय जिस दिशा से वे चलती हैं उसी के आधार पर होता है। जैसे पश्चिम से चलने वाली को पछुआ, पूर्व से चलने वाली को पूर्वा पवन कहते हैं। भूतल पर बहने वाली पवनों को निम्न भागों में हम उपविभाजित किया जा सकता है। पहला है ग्रही, भूमंडलीय या स्थायी पवनें। भूपटल पर पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पृथ्वी की गति एवं फेरल के नियम के अनुसार चलती हैं। अतः जब पवनें स्थायी एवं सनातनी वायुदाब की पेटियों के मध्य चलती हैं तो उन्हें ग्रही, सनातनी, भूमंडलीय या स्थायी पवनें कहते हैं। ये पवनें निम्न हैं। पहली है डोल्ड्रम्स या शांत पवन की पेटी। इस पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। ऋतु के अनुसार इसके विस्तार में परिवर्तन भी होता है। ये हम पूर्व के व्याख्यान में पढ़ चुके हैं कि कैसे सूर्य की वजह से और ग्रीष्म ऋतु के अंदर और शीत ऋतु के अंदर ये क्रमशः ध्रुव के ऊपर 10 डिग्री तक और ध्रुव के नीचे, ये भूमध्य रेखा के ऊपर 10 डिग्री तक और भूमध्य रेखा के नीचे 10 डिग्री दक्षिण तक ये ऊपर नीचे खिसकती रहती हैं। यहाँ वर्ष पर्यंत तापमान उच्च रहता है। उच्च धरातल के संपर्क में आने से वायुमंडल की निचली परत गर्म होने से वायु हल्की होकर ऊपर उठती है तथा ऊपरी वायुमंडल में पहुंचती है। संवहन क्रिया द्वारा इस तरह वायु का लंबवत संचार होता रहता है। यहाँ पवन की क्षैतिज गति नगण्य होती है। इस वायु पेटी में अधिक हलचल नहीं होने के कारण इसे शांत पेटी या डोल्ड्रम कहते हैं। प्राचीन काल में यह प्रदेश पालदार नौकाओं व जहाज़ों के लिए बहुत कष्टदायक होता था, क्योंकि पवन शांत होने के कारण उनका चलना मुश्किल था। इस पेटी का विस्तार समस्त भूमंडल पर न होकर 3 खंडों में है। पहला पूर्वी अफ्रीका से प्रशांत महासागर तक हिंद प्रशांत खंड, और दूसरा अफ्रीका का गिनी तट, और तीसरा है मध्य अमेरिका का पश्चिमी तटीय खंड। दूसरी पवनें हैं व्यापारिक पवनें। ये पवनें उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के प्रदेशों से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब या शांत पेटी की ओर चलती हैं। प्राचीन काल में पालयुक्त व्यापारिक जलपोतों को इन पवनों से परिवहन में सुविधा होने के कारण इन्हें व्यापारिक पवनें नाम दिया गया। ये समुद्री भागों में वर्ष पर्यंत निर्बाध चलती रहती हैं, जबकि महाद्वीपों पर इनमें काफ़ी परिवर्तन होते रहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों में स्थित उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से
विषुवत रेखा की ओर अर्थात उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में चलने वाली व्यापारिक पवनों को उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की दिशा में प्रवाहित व्यापारिक पवनों को दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं। व्यापारिक पवनों का उद्गम उष्णकटिबंधीय सागरों के पूर्वी भागों से होता है। व्यापारिक पवनें अपेक्षितः उच्च अक्षांशों से आने के कारण कुछ ठंडी होती हैं, अतः इनसे अधिक वर्षा नहीं होती है। समुद्रों में इनकी गति सामान्यतः 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कर्क और मकर रेखा के निकट ये पवनें स्थायी रूप से धरातल के निकट चलती हैं, किंतु विषुवत रेखा के निकट आर्द्र तथा अव्यवस्थित हो जाने से आंधी तूफान युक्त मौसम पैदा करती हैं। व्यापारिक पवनें पृथ्वी के लगभग आधे भाग पर चलती हैं। ऋतु परिवर्तन के साथ ही ये उत्तर व दक्षिण की ओर खिसकती रहती हैं। शीतकाल में ये अधिक सक्रिय तथा प्रभावी होती हैं, किंतु ग्रीष्मकाल में मानसूनों द्वारा कमजोर पड़ जाती हैं। जो पवनों की हम बात कर रहे थे, ये उसी चित्र दर्शाया गया है। इस चित्र के अंदर देखिए कि बीच का जो भाग है भूमध्य रेखा के पास वाला, ये हमारा डोल्ड्रम या शांत हवा की पेटी वाला इलाका है। इससे ऊपर 30 डिग्री उत्तर की तरफ और 30 डिग्री दक्षिण में आप देखें तो इन रेखा जो बनी हुई अक्षांश रेखा, इस पे दोनों तरफ उच्च वायुदाब के केंद्र देखने को मिल रहे हैं, जहां से पवनें निकलकर दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा जो है दक्षिण पश्चिम की तरफ है और उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा है उत्तर पश्चिम की तरफ, उत्तर पूर्वी की तरफ। ये हमारी व्यापारिक हवाएं कहलाती हैं। व्यापारिक पवनें एवं उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। व्यापारिक पवनें 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महासागरों से महाद्वीपों के पूर्वी तटों की ओर बहती हैं, अतः पूर्वी तट पर यह पवनें अच्छी वर्षा कर देती हैं, जबकि विशाल स्थल खंडों को पार कर पश्चिमी तट पर स्थल से सागर की ओर बहती हैं, अतः ऐसी पवनें वर्षा नहीं करती। उल्टे यह प्रभावित प्रदेशों की नमी भी सोख लेती हैं। महाद्वीपों के पूर्वी किनारों की अपेक्षा पश्चिमी किनारों पर प्रति चक्रवाती दशाएं अधिक तीव्र होती हैं, अतः मेघों का निर्माण नहीं होता है। इसके साथ साथ महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर इन अक्षांशों में शीतल या ठंडी धाराएं भी बहती हैं। दोनों ही प्रतिकूल कारणों से महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भागों में निरंतर शुष्कता बनी रहने से मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में इन्हीं अक्षांशों में विश्व के प्रमुख मरुस्थल जैसे सहारा, कालाहारी, अटाकामा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, अरब आदि स्थित हैं। तीसरी प्रकार की जो पवनें हैं वो है अश्व अक्षांशों की शांत पेटी, जिनको हम हॉर्स लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं। यह पेटी 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। यहाँ उच्च वायुदाब की स्थायी पेटी विस्तृत होने से पवनें लगभग शांत रहती हैं। सागरों में पवनें नहीं चलने से मध्ययुगीन पालदार जहाजों को इसे पार करने में विशेष कठिनाई रहती थी। मध्य महासागर में ऐसे समय कभी भी लुटने, डूबने या नष्ट होने का डर बना रहता था, अतः यहाँ पर जहाज़ों का भार घटाने के लिए व्यापारी घोड़े और भारी सामान सागर में फेंक दिया करते थे। इसी से यह अश्व अक्षांश कहलाई। यहाँ पर शांत खंड का विकास मुख्यतः विषुवत रेखा से संवहन क्रिया द्वारा जो पवनें ऊपर उठती हैं, वे पृथ्वी की दैनिक गति से प्रभावित होकर ध्रुवों की ओर गतिशील होते हुए समय मुड़ती जाती हैं, अतः उनका एक भाग आयनवृत्तों के बाद नीचे उतरने लगता है। नीचे उतरती हुई ये पवनें वजनदार और शुष्क होने से उच्च वायुदाब का क्षेत्र पैदा करती हैं। इस प्रकार जहाँ विषुवत रेखा की शांत पेटी में वायु आकाश की ओर उठने से बादल की उत्पत्ति करती हैं, वहीं यहाँ वायु आकाश से भूपृष्ठ पर उतरती हैं। शीतकाल में यह पेटी दक्षिण की ओर खिसक जाने से यहाँ के उत्तरी भाग में पछुआ पवनें बहने लगती हैं।
चौथा है पछुआ पवने एवं ध्रुवीय सीमांत, वेस्टर्लीज एंड पोलर फ्रंट्स। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च भार की पेटी अक्षांशों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलने वाली पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, अतः इन्हें पछुआ पवनें कहते हैं। ये पवनें 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंडों के विस्तार के प्रभाव से ये शीत ऋतु में अधिक प्रभावी होती हैं तथा अधिक दक्षिणवर्ती मार्ग अपनाकर 28 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश तक चलती हैं। इनकी गति उत्तरी गोलार्ध में सामान्य से धीमी रहती है, किंतु दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनें अधिक तेज गति से चलती है, क्योंकि 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य खुले महासागरों में स्थलीय बाधाएं बहुत कम होती हैं। इन्हें क्रमशः गरजता 40, रोरिंग 40, दहाड़ता 50, थंडरिंग 50 एंड चीखता 60, फ्यूरियस 60 के नाम से पुकारते हैं। तो जिस जिस अक्षांश पे ये पवनें गुजरती हैं, जैसे 40 पे गुजर रही हैं तो उसको गरजता 40 कहते हैं, 50 पे गुजर रही हैं तो उसको दहाड़ता 50 कहते हैं, 60 डिग्री पे गुजर रही हैं तो उसको चीखता 60 नाम दिया जाता है। पछुआ पवनें जिस क्षेत्र में ध्रुवीय पवनों से मिलती हैं, वहां दोनों पवनों में स्पष्टतः विपरीत गुण होने से वाताग्र या सीमांत बनते हैं। उनकी सीमा को यही ध्रुवीय सीमांत कहते हैं। यहाँ पछुआ पवनें गर्म सागरों से तर होकर महाद्वीपों के पश्चिमी तटों की ओर उष्ण सीमांत बनाकर प्रवेश करती हैं, अतः इनके प्रभाव से वहाँ शीतोष्ण चक्रवातों का विकास होता है। यहाँ दो चक्रवातों के मध्य प्रति चक्रवातीय दशाएं भी पाई जाती हैं। पछुआ पवनों के मार्ग में चक्रवात अधिक सक्रिय रहते हैं। इन पवनों के प्रभाव से इस पेटी के पश्चिमी भागों में दूर दूर तक वर्षा होती रहती है। वायुदाब की पेटियां खिसकने के कारण ही इनका प्रभाव शीत ऋतु में अक्षांशों की ओर बढ़ जाता है। इन्हीं अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय प्रदेश पाए जाते हैं। मानसूनी पवनों के प्रभाव वाले क्षेत्र में ग्रीष्म काल में पछुआ पवनें लुप्त प्राय हो जाती हैं। और अब है ध्रुवीय पवनें या पोलर ईस्टर्लीज। ध्रुवीय या ठंडे प्रदेशों के उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के प्रदेशों की ओर लगभग 68 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों तक बहने वाली पवनों को ही ध्रुवीय पवनें कहते हैं। ये अधिक ठंडी, भारी और प्राय शुष्क होती हैं। इनका प्रवाह क्षेत्र शीतकाल में कुछ अधिक नीचे तक हो जाता है, क्योंकि तब उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपीय उच्च भार की पेटी मौसमी परिवर्तन के प्रभाव में कुछ अधिक निचले अक्षांशों तक 65 डिग्री के आसपास खिसक जाती है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंडों पर उच्च वायुदाब का विशेष विस्तार होने से ये पवनें थोड़े समय के लिए नवंबर से फरवरी तक महाद्वीपों पर तीव्र बर्फीले तूफानों, जिनको ब्लिजर्ड्स कहते हैं, की भांति चलती हैं। यहाँ ध्रुवीय पूर्वी पवनों और आर्द्र पछुआ पवनों के मिलने से वाताग्र एवं चक्रवातों का विकास एक निरंतर घटना है। उत्तरी गोलार्ध में तीव्र गति से चलने वाली ध्रुवीय पवनों को नॉर ईस्टर भी कहते हैं। विश्व स्तर पर ध्रुवीय पवनों के प्रवाह की दिशा भी अनिश्चित है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में इनकी दिशा पूर्व से होती है, जबकि रूस में ये पश्चिम से चलती हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप के तटीय भागों में ये पूर्व से चलती हैं, जबकि आंतरिक पठार पर पश्चिम से चलती हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थायी रूप से प्रति चक्रवात की दशा होने के कारण ध्रुवीय पवनें हिंद महासागर की ओर चलती हैं। अभी हम पढ़ रहे थे पवनों के बारे में कि पवन किस तरीके से गतिशील होती हैं। पवनों का जो विभिन्न वायुदाब की पेटियों के बीच में जो पवनें चलती हैं, जिनको हम ग्रही या सनातनी पवनें कहते हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में हमने जाना। हम अपने दूसरे व्याख्यान में दूसरी कैटेगरी मानसूनी पवनें और जो एक तरीके से कहना चाहिए दैनिक
उस पे चलती हैं पवनें, जिनको हम स्थानीय सामयिक पवनें बोलते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम दूसरी कैटेगरी लेकर पवनों की पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।